हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आपका यह सेशन है आरआरबी ग्रुप डी का। आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उसका आपका सामान्य विज्ञान का यह सेशन रहेगा। सामान्य विज्ञान में अब कर लो 25 में से 25 नंबर पक्के। 25 में से 25 नंबर पक्के गारंटी के साथ। अगर आप सारे सेशन देख रहे हैं तो हम क्या क्या करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ कंसेप्ट्स को भी हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, कंसेप्ट्स को मजबूत करते हुए चलेंगे। अब आपको क्या करना है, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है। अब भाई यहाँ से एक बात तो हमें मालूम हो गई, शरीर में खाने को पचाने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है। इसने एक एंजाइम के बारे में पूछा है, पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन के नाम से ही पता लगता है पहले तो कि पेप्सिन करता क्या है। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पचाने का कार्य करेगा, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है पेप्सिन। और ये पाया जाता है छोटी आंत के आपके हाँ, तो ये आपका सबसे पहले पाया जाता है अमाशय के अंदर, अमाशय के अंदर पाया जाएगा और प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। अब देखो छोटी आंत में भी बहुत सारे मिलते हैं आपको एंजाइम, वो भी हम देखेंगे। छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं, जैसे आपका ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया, ये सारे छोटी आंत में मिलते हैं। इनका मुख्य स्थान है। सबसे ज़्यादातर आप इस चीज़ को लेके थोड़े से क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो सकते हो कि छोटी आंत में मिलेगा या अमाशय में मिलेगा। तो पेप्सिन आपका अमाशय में मिलेगा, बाकी जितने भी आपके एंजाइम है सारे छोटी आंत में मिलेंगे। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में जल को अवशोषण किया जाता है, जल अवशोषण किया जाता है। यहाँ पे कोई खास आपको एंजाइम्स देखने को नहीं मिलते हैं, जल का अवशोषण किया जाता है। मुंह के अंदर क्या होती है, मुंह के अंदर होती है स्लाइवा, लार होती है। लार क्या करती है, अमाइलेज एंजाइम मिलता है हमारे मुंह के अंदर और यह स्टार्च को तोड़ता है। स्टार्च को तोड़ने का कार्य करता है आपका अमाइलेज एंजाइम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेप्सिन अमाशय में, ट्रिप्सिन लाइपेज अमाइलेज छोटी आंत में और आपका अमाइलेज आपके मुंह के अंदर भी मिलता है, लार के अंदर सलेवरी अमाइलेज होता है उसका नाम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, फोटोसिंथेसिस। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, हम देखेंगे कि भाई निकलती कौन सी है, इस्तेमाल कौन सी होती है, दोनों देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं रिएक्शन क्या है। तो आपकी रिएक्शन रहने वाली है CO6 CO2, 6 आपके पानी के मोलिक्यूल, फिर साथ में आपकी क्या आएगी, लाइट एनर्जी मतलब प्रकाश, और आपका जो क्लोरोफिल होता है वो भी, उनसे क्या बनेगा, C6H12O6, C6H12O6, 6 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगी आपकी। यह आपकी क्या रहेगी,
फोटोसिंथेसिस की आपकी रिएक्शन रहेगी। अब देखो इसके अंदर इस्तेमाल क्या हुआ। निकलने वाली गैस कौन सी है, तो कौन सी बाहर निकली है यहीं से देख लेंगे हम। आप इस क्या कहते हैं प्रतिक्रिया को याद कर लेंगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। अब ये जो बाहर निकली है कौन सी है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे टिक मार्क लगाएं, इस रिएक्शन को याद करें तो आपका इस तरह के सवाल लग जाएंगे बड़ी ही आसानी से। अब अगर पूछा जाए कि इस्तेमाल कौन सी हुई है, इस्तेमाल होने वाली कौन सी है, तो फिर आप क्या कहोगे, इस्तेमाल प्रयोग होने वाली है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रयोग होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि देखो यहाँ पे यह प्रयोग हो रही है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि यह रिएक्शन किस किस की मौजूदगी में होता है, तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है। पानी भी चाहिए होता है पौधों को खाना बनाने के लिए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसको याद करना है, तो सारे प्रश्न इस तरह के आपके लग जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है आपका, परावर्तन का नियम है आपका आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है। सबसे पहले हम नियम देखते हैं, परावर्तन का नियम देख लेते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये आपका परावर्तन का नियम है, प्रकाश का जो परावर्तन होता है। अब परावर्तन सतह पर आपतन किरण, परावर्तित किरण और अलंबिक एक की तल में होते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। ये बताएगा कि जब प्रकाश किसी भी सतह से टकराती है और फिर वापस आती है तो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई सतह बना लेते हैं हम, ये हमने सतह बना ली। ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, प्रकाश आएगा। ठीक है। प्रकाश बनाते हैं हम, प्रकाश को ले आते हैं, प्रकाश को हम येलो कलर में बना लेते हैं, पीले रंग में बना लेते हैं। अब प्रकाश आया है, प्रकाश आ गया। ठीक है। अब पर क्या होगा, इस प्रकाश को हम क्या बोल रहे हैं, आपतित किरण। क्या बोल रहे हैं, आपतित किरण। फिर हम क्या होगा, ये प्रकाश आ गया, प्रकाश टकरा गया। अब आगे क्या होगा आपका, ये प्रकाश टकराकर वापस चला जाएगा। वापस जा रहा है, यहाँ से देखिए ये वापस चला गया आपको। इसको क्या बोलेंगे हम, परावर्तित किरण। इसको हम परावर्तित किरण बोलेंगे। अब देखिए इनके बीच में कहीं पे क्या बनता है आपका, है। अब कहीं बीच में एक बनेगा आपका अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको हम, अभिलंब बोलेंगे। अभिलंब बनेगा ये आपका। ठीक है। अब इसको हम एक बार यहाँ पे कुछ कोण भी बनेंगे, उनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से कोण बन रहे हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक यहाँ पे कोण बनेगा आई, से हम लिखेंगे आपतन कोण। यहाँ पे आर से एक बनेगा क्या, आपका परावर्तन कोण। इसने पूछा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहली बात तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी भी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराए। ये देखो, मान लो जो सतह थी ये आपकी चिकनी थी और पॉलिशदार थी। अब ये प्रकाश आके यहाँ पे टकराया तो वो क्या करता है,
टकराकर वह उसी जगह से, उसी माध्यम से वापस लौट जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और तब वो ऐसा करता है तो दो कोण बनते हैं, आपतन कोण, एक बनता है परावर्तन कोण। अब ये एक क्या है, एक नियम है कि जो आपका आपतन कोण है वो बराबर होना चाहिए परावर्तन कोण के। तो ये आपका एक नियम है, जो आपका प्रकाश का परावर्तन का नियम है, आपको जो याद रखना है। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आयतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल पे होंगे। क्या क्या? अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही लंब पे होंगे, एक ही उस पे तल पे होंगे। ये तल है और तीनों एक के ऊपर ही हैं। पहला ये बात हो गई। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर हों। यदि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आर हो तो क्या होगा? आपतन कोण अगर आई है और परावर्तन कोण अगर आर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और ये पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होने चाहिए। तो दोनों नियम को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको सवाल में करने में परेशानी ना हो। अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। जड़त्व किसके संबंधित है? जड़त्व किससे संबंधित है? तो जड़त्व आपका क्या है? सबसे पहली बात, न्यूटन का प्रथम नियम, उससे यह क्या है? जड़त्व संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व के बारे में आपको बतलाता है। क्या बतलाता है वो देखते हैं। वो बताता है जड़त्व का नियम, ठीक है। फिर जड़त्व क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जड़त्व आपका क्या है? मान लो ये गाड़ी है, ये गाड़ी चल रही है आराम से, ठीक है, ये गाड़ी है, ये आराम से चल रही है, चलती रहेगी जब तक बाहर से कोई आके इसको रोक ना ले। जब तक कोई बाहर से बल नहीं लगेगा तो ये गाड़ी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? यदि कोई वस्तु आपकी गति अवस्था में है तो वह तब तक गति अवस्था में रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई बल ना लगा दे। मान लो आप आराम से बैठे हो, अगर आपको कोई बल लगा के उठा ना दे तो आप वहां से उठोगे नहीं, ठीक है। या फिर आप चल रहे हो तो आपको कोई जब तक पकड़ के आराम से बल लगा के रोक नहीं दे तब तक आप रुकोगे नहीं। मतलब अगर कोई वस्तु विराम में है तो भी वह बल लगाने पे अपनी जगह से हिलेगी। अगर कोई वस्तु गति में है तो वह भी बल लगाने पे अपनी जगह से क्या होगी? रुकेगी, ठीक है। तो ये जड़त्व का नियम है और यह न्यूटन का पहला नियम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंधक का अम्ल का सूत्र है। गंधक का अम्ल का सूत्र है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र पूछा गया है आपसे, क्या सूत्र है? तो आपका क्या है? H2SO4, यह सूत्र है गंधक का। अब गंधक का इस्तेमाल किसके अंदर होता है? प्रयोग होता है इंडस्ट्री एसिड्स के अंदर। जो इंडस्ट्री होती है उसमें एसिड के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। H2S, H2 क्या, S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरस अम्ल है। H2O क्या है? आपका जल है। और देखो ये जो H2SO4 है इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है, राजा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है? पोटाशियम परमैंगनेट का सूत्र है आपका KMnO4। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा पोटाशियम परमैंगनेट के लिए। और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक भी बोला जाता है। ऑक्सीकारक है यह एक।
अगला है KMnO4, ये क्या है आपका पोटाशियम मैग्नेट है, इसको हम बोलेंगे पोटाशियम मैग्नेट। इसका रंग होता है हरा, ये इसकी पहचान है। KCl क्या है आपका नमक है, घर में इस्तेमाल होने वाला नमक नहीं है, जो घर में होता है वो NaCl है, सामान्य नमक। KCl भी एक नमक है। K2O क्या है पोटाशियम ऑक्साइड है। अब KMnO4 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जल को शुद्धिकरण के लिए और रोगाणुनाशक के लिए। जल शुद्धिकरण, फिटकरी जल में डाला जाता है ना जल शुद्धिकरण के लिए, वही है ये जल शुद्धिकरण और रोगाणुनाशक। फिटकरी जो होती है वही है आपका पोटाशियम परमैंगनेट। अब देखो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है आपका प्रश्न, पोटाशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किस में किया जाता है, ये जल शुद्धिकरण के लिए कौन सा इसमें से इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन दे के। इस तरह के भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रश्न किसी भी तरह के बन सकते हैं, हर तरह के लिए आप तैयार रहें। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को। और इस सेशन की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक है वो जो क्या कहाँ मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी जो पहले के सेशन है उनकी भी PDF भी आपको वहीं पे मिलेगी। पेनिसिलिन किससे प्राप्त हुई, पहले सबसे पहली बात पेनिसिलिन है क्या, पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, ठीक है, किसी बीमारी में इस्तेमाल होने वाली जो एंटीबायोटिक होती हैं वही है। ये पूछ रहा है किस से प्राप्त हुई, तो कवक से प्राप्त हुई है। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है, सबसे पहली बात पहली एंटीबायोटिक है। बहुत प्रश्न बनते हैं यहाँ से। इसका पूरा नाम है पेनिसिलिन नोटेटम, फफूंद से प्राप्त हुई है यह एक। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में की थी। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, कवक से बनी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले ढूंढा था 1928 के अंदर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कर रहे थे, वहाँ पे किसी और चीज़ की ग्रोथ करा रहे थे, ठीक है, किसी और चीज़ को उगा के देख रहे थे। तो उसने देखा कि पहले तो इसके आसपास कवक हो जाती थी, लेकिन फिर जब पेनिसिलिन बनी ना तो कवक ख़त्म होने लगी। तो उसने क्या कर दिया, कवक को ख़त्म करने के लिए कवक बैक्टीरिया जो थे उनको ख़त्म करने के लिए इस एंटीबायोटिक को बना दिया, घोषित कर दिया आपका। अब शैवाल क्या करता है, भोजन और ऑक्सीजन देता है। बैक्टीरिया रोगजनक और सहायक हो सकते हैं। भाई बैक्टीरिया तो आपके कोई रोग देने वाले भी हो सकते हैं, सहायक भी हो सकते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनसे रोग भी होते हैं। और बहुत जैसे दही के अंदर जो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस एसिड, ठीक है, वो बैक्टीरिया होता है, वो आपका एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो क्या होता है, इस्तेमाल होता है दही बनाने के लिए और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रोटोजोआ ये रोग भी फैलाते हैं जैसे मलेरिया, लेकिन ये आपके महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है तो सोडा है आपका NaHCO3, ऑप्शन ए सही जवाब है आपका। क्या है, यह है बेकिंग सोडा। अब Na2CO3 क्या है आपका, वॉशिंग सोडा है, सोडा ऐश। NaCl आपका सामान्य नमक है, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। ये क्या है, K2CO3, ये क्या है, पोटाश है आपका। अब बेकिंग सोडा को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है
केक बनाने के लिए, केक भी बनाते हैं, छोले भटूरे बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ये गर्म जब होता है ना, कोई भी चीज़ है जब गर्म होती है तो फिर ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने से बाहर निकाल देती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या आती है, फुलावट आती है। तो हम फुलावट करने के लिए, छोले भटूरे के भटूरों को फुलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्रेड ब्रेड को भी बनाने के लिए, ब्रेड के लिए, केक के लिए, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपका वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सोडा है सफाई के लिए, सफाई करने के लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? मान लो सबसे अधिक क्या है, अपने शरीर में हड्डियां हैं, हड्डियां में दांत हैं, हड्डियां हैं, सब में क्या होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में आपके शरीर में मिलता है। लोहा भी मिलता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। और जो सोडियम और पोटाशियम है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो आयन्स है उनका संतुलन बनाते हैं। आयन का संतुलन बनाने के लिए कार्य में लिए जाते हैं। अब जो मानव शरीर है उसका 99% कैल्शियम और हड्डियों, मतलब जो 99% है जो हड्डियां और दांत, वो कैल्शियम के बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलियो का टीका किसने बनाया? सबसे पहले पोलियो का टीका किसने बनाया था? जोनास साल्क ने बनाया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जोनास साल्क ने पोलियो का टीका बनाया था। अब एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले क्या बताया था? चेचक रोग का टीका बनाया था, चेचक रोग का। लुईस पास्चर ने सबसे पहले रेबीज का टीका बनाया था और एंथ्रेक्स का टीका बनाया था। वॉटसन ने, इन्होंने आपके डीएनए की संरचना के बारे में बताया था कि डीएनए आपका कैसा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टीबी रोग किस जीवाणु से होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस, इसके तो नाम से ही आप सीधा पता लगा लेना। सबसे पहले आप है ना ये देख लो कि नाम में ही तो कहीं सवाल का जवाब नहीं है। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम है, टीबी फैलाने वाले जीवाणु का। तो ऑप्शन है आपका सही उत्तर होगा। नाम से ही पता लगा लेंगे, इधर उधर देखेंगे ही नहीं। सल्मोनीला से क्या होता है? सल्मोनीला टाइफी, इसके भी नाम में होता है टाइफी, यहाँ पूरा लिखा नहीं हुआ। सल्मोनेला टाइफी क्या बना करती है? टाइफाइड करती है। क्लोरोस्ट्रेडियम ये टेटनस के अंदर यूज होता है। आगे देखते हैं, प्लेग रोग का वाहक कौन है? प्लेग रोग को एक जगह से, एक आदमी से दूसरे आदमी में, एक जगह से दूसरे जगह पे कौन फैलाता है? देखो, जो रोग फैलाने का काम है ना, ज्यादातर क्या करते हैं, जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं ये सबसे ज्यादा करते हैं। तो प्लेग रोग कौन फैलाता है? चूहा फैलाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे चूहा है, लेकिन इसका जो असल वाहक है, जो सबसे असल में फैलाता है, वो पिस्सू। पिस्सू जो होते हैं जानवरों को, जो होते हैं वो प्लेग रोग फैलाते हैं। ठीक है, और ये चूहे पर भी रहता है, चूहे पर रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? नाइट्रिक अम्ल NHNO3 नाइट्रिक अम्ल का क्या है? सूत्र है। ऑप्शन ए सही जवाब है। देखिए, एक बार हम पिछले सवाल पे चलते हैं, थोड़ा सा और जो है चीजें उनके बारे में भी देख लेते हैं। मच्छर क्या करता है? मच्छर फैलाता है मलेरिया व डेंगू, है ना, ये सब भी कर लेते हैं। आपका प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। मलेरिया और डेंगू फैलाता है। मक्खी क्या करती है? हैजा फैलाती है। हैजा जो होता है मक्खी फैलाएगी।
पेचिस जो डिसेंट्री रोग होता है, पेचिस, वो भी मक्खी फैलाती है। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता रेबीज फैलाता है। और रेबीज की वैक्सीन किसने, रेबीज का टीका किसने बनाया था? अभी किया था हमने। तो रेबीज का टीका बनाया था किसने? जल्दी से बताएं। रेबीज का टीका बनाया था लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था। बड़ा बड़ा लिख देती हूँ क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो सभी के बारे में हमें पता लग गया। प्लेग को क्या कहते हैं? ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। BLAC के ब्लैक डेथ। क्यों? क्योंकि जब 14वीं सदी थी, 14वीं शताब्दी के अंदर, 14वीं शताब्दी के अंदर इस रोग से, जैसे अब कोरोना हुआ था ना, बहुत मरे थे, ऐसे ही 14वीं शताब्दी के अंदर प्लेग रोग से बहुत लोग मर गए थे। अब जो मलेरिया है वो कौन से मच्छर से फैलता है उसका भी कर लेते हैं। मलेरिया फैलता है आपका फीमेल एनाफ्लेज मच्छर से, मादा एनाफ्लेज मच्छर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यहाँ से आ सकते हैं। आगे देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है आपका HNO3। नाइट्रिक अम्ल होता है, मजबूत अम्ल होता है यह एक। HNO2 क्या है? नाइट्रस अम्ल। इसको क्या कहा जाता है? नाइट्रस अम्ल कहा जाता है। NO2 क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह एक गैस है। N2O5 क्या है? डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। डाई नाइट्रोजन। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एक पेपर के अंदर। डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड। जो आपका नाइट्रिक अम्ल है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है विस्फोटक बनाने के लिए। विस्फोटक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उर्वरक बनाने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए देखो अब खाने में कितने फसलों के अंदर कैसी कैसी चीज़ें डाली जाती है जिनसे विस्फोटक बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फसलों में डाला जाता है ना, और उन्हीं से विस्फोटक बनाए जाते हैं, उन्हीं को फसल में डाला जाता है। कितने खतरनाक होते हैं ये तो पता ही लग रहा है हमें। अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पहले इसका नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर पाया जाता है, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। C3H8 और आपका C4H10 इसके अंदर पाया जाता है। और मीथेन और एथेन किसके अंदर? CNG के अंदर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये अमोनिया गैस के अंदर पाए जाते हैं। NH3 जो अमोनिया गैस है, उसके अंदर आपके पाए जाते हैं। CO2 और CO ये तो आपके नॉर्मल का क्या हैं? गैसेस हैं। जो LPG है इसके अंदर किसकी वजह से ऐसी महक आती है, जो गंध आती है, वो आती है इथेनॉल मरकैप्टन की वजह से। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। इथेनॉल मरकैप्टन एक केमिकल होता है, वो LPG के अंदर होता है, उसकी वजह से इसके अंदर से गंध आती है, गंध के लिए।
अगला प्रश्न देखते हैं, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। NaHCO3 क्या है आपका बेकिंग सोडा है। NaOH क्या है कास्टिक सोडा है। ये नया आया है, उससे उससे पहले के हम सब कर चुके हैं, तो हम उसको बार बार नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेड का रासायनिक चिन्ह क्या है। लेड को रासायनिक चिन्ह किससे लिखा जाता है। लेड मतलब शीशा, Pb से हम लिखते हैं सीसा। Li क्या है लिथियम है। Pt क्या है आपका प्लेटिनम है। P क्या है फोस्फोरस है। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं। इसका रंग काला होता है सबसे पहली बात, और इतना महंगा है, देख के ही पता लग जाएगा। काला रंग होता है, बहुत महंगा है, बहुत ही यूजफुल है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। दोनों चीजें हैं, मूल्यवान है और रंग भी क्या है काला है। दोनों चीजें हैं, इसीलिए ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पोटाशियम नाइट्रेट का सामान्य नाम क्या है। तो पोटाशियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है साल्ट पीटर। ये सामान्य नाम भी आपको याद करने हैं, पेपर के लिए बहुत जरूरी है। सामान्य नाम, सूत्र भी याद करने हैं और सामान्य नाम भी आपको याद करने हैं। दोनों चीजें जरूरी हैं, रासायनिक विज्ञान से आपको ये जरूर करनी है सभी के। कास्टिक सोडा किसका है। NaOH का है आपका। सोल्ट पीटर का भी हम लिख देती हूँ क्योंकि सूत्र भी याद करने हैं, KNO3 है आपका। ब्लीचिंग पाउडर क्या क्या है, CaOCl2 है। चूना क्या है, CaCO3 है आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वह दर्पण जो मुख देखने के काम आता है। तो मुख देखने के लिए अभी हमने किया था समतल दर्पण काम आता है, क्योंकि वास्तविक जो होते हैं वैसी ही इमेज बनाता है, बराबर दिखाता है, इसीलिए इसी कारण चेहरे देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल का भी कर चुके, उत्तल का भी, गोल का भी, और ये आपका PYQ है। तो ये इस तरह के प्रश्न भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग चैनल पे नए हैं, PYQ कराए जा रहे हैं, तो वीडियो को डेली देखें, डेली वीडियो आ रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको वीडियो को शेयर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब का मात्रक क्या है। दाब को कैसे मापते हैं। दाब को न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मानते हैं, जिसे पास्कल कहते हैं। पास्कल देखो कैसे, दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह क्या हो गया, सीधा सा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जूल क्या है, जूल का क्या है, ऊर्जा बटा कार्य। ओम क्या है आपका, विद्युत प्रतिरोध है आपका, विद्युत प्रतिरोध। एक और आपका रक्तचाप को किस तरह से मापा जाता है, उसको भी देख लेते हैं। रक्तचाप को मापा जाता है आपका mmHg के अंदर। यह भी आपका महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं और अब हम मिलते हैं नई वीडियो में, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। चलो जाते जाते 1-2 चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला रसायन कौन सा है। फोटोग्राफी के अंदर आपका यूज होता है Na2S2O3.5H2O, इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी हमने बहुत सी चीज़ें कर ली हैं, इसी तरह से हम करते रहेंगे। और बल की इकाई क्या है, बल की इकाई है न्यूटन, कार्य की इकाई है जूल।
ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, जूल और मेयर। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और चैनल पे आपके क्वेश्चंस लाए जाएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी चलाया जाएगा। तो आप वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वादा करते हैं अगर आप डेली वीडियो को देखेंगे तो 25 में से आपके 25 अंक क्या है, पूरे हैं, पूरे 25 अंक मिलेंगे आपको सामान्य विज्ञान के अंदर। यह हमारी गारंटी है। पीवाईक्यू के थ्रू आपका रिवीजन, कंसेप्ट सब कुछ करा दिया जाएगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए ही यह सारी मेहनत हो रही है। तो आप एक सब्सक्राइब हमारे लिए ज़रूर करके जाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए सेशन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल से। और हाँ, आप केमिस्ट्री में, आपका मतलब रासायनिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, जीव विज्ञान में कोई भी रासायनिक सूत्र है आपका, कोई भी सामान्य नाम है, वो सब याद करना है आपको, वह बहुत महत्वपूर्ण है। और जो एंजाइम है, एंजाइम का कौन कौन से हैं, विटामिन्स कौन कौन से हैं, क्या काम करते हैं, वो भी आपको याद करना है। तो आपको कंसेप्ट करने की कोई फिक्र नहीं करनी है, बस चैनल से जुड़ जाना है। आपके कंसेप्ट्स भी होते रहेंगे, क्वेश्चंस भी होते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी। थैंक यू सो मच।